नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे भारत में प्रेस विधि का इतिहास क्या रहा है। प्रेस विधि का इतिहास शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले 1766 में विलियम बोल्ट ने समाचार पत्र निकालने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने विलियम बोल्ट को समाचार पत्र निकालने नहीं दिया और उन्हें वापस भेज दिया गया। इसके 13 वर्षों बाद 1780 में जेम्स अगस्टस हिकी ने समाचार पत्र को प्रकाशित किया। उन्होंने लगभग 2 साल तक समाचार पत्र प्रकाशित किए और इस दौरान उन्हें कई सारी यातनाओं का शिकार होना पड़ा। हम जानते हैं कि 19 वर्षों तक भारत में पत्रकारिता की शुरुआत होने के 19 वर्षों तक कोई भी प्रेस कानून नहीं था। सरकार जिस चीज़ को गलत समझती थी या जिसे अपने खिलाफ समझती थी उसके विरुद्ध कार्रवाई कर देती थी। सरकार का आदेश ही प्रेस कानून होता था। 1785 में पहली बार जनरल ऑर्डर्स इशू हुए और जिसमें ये कहा गया कि कोई भी समाचार पत्र का प्रकाशन बिना सरकार की अनुमति के नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से देखा जाए तो ये जनरल ऑर्डर पहला प्रेस कानून बना और इसका उपयोग 1795 में मद्रास गजट पर सेंसरशिप लगाया गया। गवर्नर जनरल की ओर से सबसे पहले 13 मई 1799 को संविधिक विनिमय स्टेचुटरी रेगुलेशंस जारी किए गए। लॉर्ड वेलेस्ली ने इन विनियमों से पत्रों पर प्रकाशन पूर्व सेंसरशिप लगा दिया गया। इसके साथ ही यह अनिवार्य बना दिया गया कि वह पत्र में उसके संपादक, मुद्रक, स्वामी के नाम छपे और प्रकाशित की जाने वाली सारी सामग्री की जांच के लिए सरकार सचिव के सामने पेश करे। अर्थात अगर अब आपको कोई समाचार पत्र निकालना है तो 1799 के अधिनियम को मानते हुए आपको समाचार पत्र का नाम, उसके प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी का नाम समाचार पत्र सचिव के पास में आपको देना होगा और अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आपको जेल की भी सज़ा हो सकती है। और इसके साथ ही सचिव को किसी भी समाचार पत्र को सेंसर करने का अधिकार दे दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग जो लॉर्ड मिंटो के बाद भारत में गवर्नर जनरल बने थे, प्रकाशन पूर्व सेंसरशिप को हटा दिए और 1799 के विनियमों को 1818 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इस वक्त में एक महत्वपूर्ण घटना यह घटी कि हेटली नामक व्यक्ति ने, जिसका पिता ब्रिटिश और मां भारतीय थी, अपने पत्र मॉर्निंग पोस्ट की प्रतियां मुख्य सचिव को सेंसरशिप के लिए पेश करने से इस आधार पर इनकार कर दिया। उन्होंने 1823 में प्रेस अध्यादेश जारी करके समाचार पत्रों पर लाइसेंस लागू कर दिया। इस अध्यादेश से समाचार पत्रों में वाणिज्यिक विषयों को छोड़कर बाकी सभी विषयों के सामग्री प्रकाशित करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ता था, जिसमें पत्र और छापे खाने का नाम और अन्य विवरण देने होते थे। इस तरह के प्रावधान बम्बई प्रेसिडेंसी में 1825 में और 1827 में लागू किए गए। इस अध्यादेश के अनुसार लाइसेंस के बगैर पत्र, पुस्तक या विज्ञापन प्रकाशित करने वाले को 1000 रुपये का जुर्माना और 6 माह के कारावास से दंडित किया जा सकता था। इसके साथ ही सरकार अगर चाहे तो वो छापे खाने को अपने कब्जे में ले सकती थी और मजिस्ट्रेट को तलाशी करने का अधिकार दे सकती थी या मजिस्ट्रेट तलाशी ले सकता था। इस समय तक अगर हम देखें तो बंगाल में भाषाई समाचार पत्रों का प्रकाशन भी आरंभ हो चुका था और इन्हीं के पत्रकारों ने इस अध्यादेश को प्रिवी काउंसिल तक में विरोध भी किया। राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, गौरीचरण बनर्जी ने 31 मार्च 1823 को उच्चतम न्यायालय में, जहां अध्यादेश का पंजीकरण होना था, एक संयुक्त ज्ञापन भेजकर इसका प्रतिरोध किया। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि अध्यादेश प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त किए दे रहा है। राजा राम मोहन राय ने तो विरोध स्वरूप अपना साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार
4 अप्रैल 1823 को बंद कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने इन भारतीयों के विरोध को अस्वीकार करते हुए अध्यादेश का पंजीकरण कर दिया। इस पर राजा राम मोहन राय ने प्रीवी काउंसिल में अपील की, किंतु प्रीवी काउंसिल ने 26 नवंबर को इस अपील को रद्द कर दिया। यदि हम देखते हैं तो भारतीय भाषाई पत्रों का दमन करने वाला कुख्यात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 55 वर्ष बाद 1878 में बनाया गया, पर उस कानून की नींव इस अध्यादेश में रख दी गई थी। इस अध्यादेश का प्रयोग मुख्यतः भारतीयों के स्वामित्व में प्रकाशित भारतीय भाषाओं के पत्रों के विरुद्ध किया गया। अंग्रेजों के केवल 2 अखबार, कलकत्ता जर्नल और कलकत्ता क्रॉनिकल के ही लाइसेंस रद्द किए गए। ये भारतीय पत्रकारिता का सौभाग्य रहा कि इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग और सर चार्ल्स मैटकॉफ प्रेस के प्रति उदार रहे। सर चार्ल्स ने गवर्नर जनरल बनने पर 1835 में 1823 के अध्यादेश और बम्बई में 1825 और 1827 के विनिमय निरस्त कर दिए। इसकी जगह उन्होंने एक नया कानून बनाया जिसे मैटकॉफ एक्ट कहा जाता है। इसमें पत्र पत्रिकाओं के मुद्रकों और प्रकाशकों द्वारा मुद्रण और प्रकाशन का स्थान सही घोषित करने का प्रावधान रखा गया। घोषणा के बाद प्रकाशित हर पत्र या पुस्तक पर उसके मुद्रक, प्रकाशक, प्रकाशन का स्थान लिखना जरूरी कर दिया गया। यह कानून 1835 से 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई तक लागू रहा। इस अवधि में भारतीय प्रेस का तेजी से विकास हुआ, विशेषकर भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों का। इनका ओज और प्रभाव भी बढ़ता गया, यहाँ तक कि 1857 का विद्रोह हुआ तो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग समेत अनेक प्रभावशाली अंग्रेज शासकों और पत्रकारों ने माना कि यह भारतीयों द्वारा संचालित प्रेस द्वारा प्रचारित विचारों का प्रतिफल है। लॉर्ड कैनिंग ने 13 जून 1857 को नया प्रेस कानून लागू किया। इससे 1823 की लाइसेंस प्रणाली को फिर से थोप दिया गया। फिर इसके प्रावधान उस कानून से भी अधिक कठोर बना दिए गए और ज़्यादा कड़ाई से लागू किए गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि बहुत से भारतीय भाषाई समाचार पत्र बंद हो गए। 1857 के प्रेस कानून द्वारा सरकार ने लाइसेंस लिए बिना छापाखाना रखने या इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई और छापाखाना खोलने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। इसमें केवल समाचार पत्रों के प्रकाशन की ही बात नहीं, अगर किताबों के भी प्रकाशन किया जाए तो उसके लिए भी यह अनिवार्य कर दिया गया कि पहले अनुमति ली जाए, उसके बाद ही उसका प्रकाशन किया जाए। द्वारकानाथ टैगोर और कुछ अन्य लोगों द्वारा संचालित बंगाल हरकारू का लाइसेंस 24 सितंबर 1857 को रद्द कर दिया गया। दूरबीन, सुल्तानुल अखबार और समाचार सुधा वर्षण पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उच्चतम न्यायालय में घसीटा गया। दूरबीन और सुल्तानुल अखबार ने माफ़ी मांग ली और उन्हें छोड़ दिया गया। समाचार सुधा वर्षण ने कहा कि उसने कोई गलती नहीं की, किंतु अदालत ने उसे दोष मुक्त कर दिया गया। गुलशन नौबहार के छापेखाने पर सरकार ने कब्जा कर लिया, जिससे यह पत्र बंद हो गया। कई अन्य पत्रों को भी इस कानून से दबा दिया गया। हालांकि इस कानून का यूरोपीय और भारतीय दोनों प्रकार के संपादकों और प्रकाशकों पर लागू किया गया और इसका मुख्य शिकार भारतीय बने। इस कानून के पीछे शासकों की मंशा भी यही थी कि जिससे भारत में भाषाई समाचार पत्रों का विकास ना हो सके और उनके विचारों को लोगों तक ना पहुंचाया जा सके। 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा तैयार की गई भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड लागू किया गया। यद्यपि यह संहिता प्रेस के खिलाफ नहीं थी, फिर भी इसमें अन्य बातों के अलावा अगर हम देखें तो मानहानि, अश्लीलता जैसी बातें थी जिनसे पत्रकारों को बचकर चलने की आवश्यकता है। 1870 में लॉर्ड मेयो के गवर्नर जनरल के कार्यकाल में इस संहिता में
धारा 124 का जोड़ी गई, जिसमें विद्रोहात्मक भाषणों और लेखों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया। 1867 में प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम बनाया गया। यह प्रेस संबंधी ऐसा सबसे पुराना कानून है जो आज भी कुछ संशोधनों के साथ चल रहा है। न्यायालय के निर्णयों के अनुसार इसका प्रयोजन प्रेस पर नियंत्रण नहीं, छापेखाने और समाचार पत्रों को विनियमित करने और उनका रिकॉर्ड रखना है।